डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और सभी पार्टियों को उससे चुनावी ताल ठोकी जा रही है। कांग्रेस हो, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों का अपनी अपनी जीत का दावा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि 10 साल के बाद एक बार फिर से हम न केवल सत्ता में वापसी करने वाले हैं, बल्कि ये वापसी दमदार होगी, जोरदार होगी और एक अच्छी वापसी हम करने जा रहे हैं। सिरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से मेहता परिवार चुनावी ताल ठोक रहा है और राजन मेहता जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक दमदार, एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, टिकटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मेहता परिवार टिकट हासिल करें और उसके बाद एक बड़ी जीत की ओर भी बढ़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि चुनावी माहौल उसके फेवर में है। यहाँ पर मेहता जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो राजन जी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है और चुनाव आयोग की जो टीम है वो पूरी तैयारी कर चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, चंडीगढ़ कल पहुंची भी थी टीम और कभी भी डेट का अनाउंस हो सकता है। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव में सबसे पहले तो जनसंपर्क होता है और वो हमने गाँव में भी दो बारी पूरा कर लिया और शहर में भी हमारी टीम भी डोर टू डोर कर रही है और हम हर वार्ड से अपनी जो टीम है उनके साथ मीटिंग्स जो है हमारी जारी है। और दूसरी जो है तैयारी जो है इस बारी जनता कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि पिछले जो 10 साल इनके रहे, इन्होंने जो घोषणाएं जिस तरह की भी की सिरसा में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेके हो, चाहे वो सड़कों को लेके हो, चाहे वो सीवरेज के कोई प्लांट्स को लेके हो, चाहे वो अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज को लेके हो, किसी भी तरह की जो घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं हुई। और हमारे इलाके में खास करके जो है वो नशा इतना फैला है और उसका जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ वो बेरोज़गारी को मानता हूँ। बेरोज़गारी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा चरम पर हो गई है पिछले 10 साल में। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है औद्योगिक तौर पे भी, और जो नौकरियों के मामले में भी हमारे इलाके के साथ भेदभाव हुआ था। और आप फरीदाबाद जाएंगे तो वहाँ कितनी इंडस्ट्री है, करनाल जाएंगे तो वहाँ कितनी इंडस्ट्री, पानीपत जाएंगे तो कपड़ों की, पर्दों की, हर तरह की इंडस्ट्री है, अम्बाला जाएंगे तो मेडिसिन इंडस्ट्री है, हिसार जाएंगे तो जिंदल की इंडस्ट्री है, उससे जुड़ी हुई बहुत इंडस्ट्री है। तो एकमात्र हमारा इलाका है जो हर तरीके से पिछड़ चुका है। और हमारा युवा पढ़ लिख के जो है जब वो नौकरी नहीं पाता और घरों में भी क्लेश रहने लगते हैं और वो नशे की ओर निकल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने बताया, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी हम सुन रहे थे, आपने बताया कि सिरसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वादे तो किए गए लेकिन धरातल पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ भी हम लगातार जा रहे हैं, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, उसमें निकल कर सामने आ रहा है, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि वहाँ पर नशाखोरी और बेरोज़गारी, हालांकि ये एक दूसरे से लिंक करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर लोगों के पास रोज़गार होगा, काम होगा, तो फिर वो हो सकता है कुछ तरफ ना जाएं। तो इसके लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि चाहे वो सिरसा शहर की बात करें या अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहाँ पड़ने वाले गांव की बात करें, उसके बारे में बारीकी जानकारी आपको है कि समस्या है क्या, लेकिन इसको दूर करने के लिए आपके पास समाधान क्या है और किस तरीके से अगर आपको मौका मिलता है तो उसको दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी बहन जी यहाँ पे एमपी बन के, शैलजा जी यहाँ पे एमपी बन के गई हैं, तो उनका भी विज़न यही था। हमने उनको भी उनकी जानकारी में भी यही डाला था कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर की ज़रूरत है। भी जिस तरह की हमारे पास रॉ मटेरियल जो उपलब्ध हैं, आप हर तरह की फसल हमारे पास है, आप हमारा कृषि आधारित इलाका है, यहाँ जो सबसे ज़्यादा व्यवसाय है वो कृषि का ही है। कृषि से रिलेटेड ही हमारे यहाँ आड़ती हैं, स्प्रे वाले हैं, खाद वाले हैं, तो बिज़नेस भी उसी से रिलेटेड है। तो कमी क्या है, हमारा इलाका किन्नू के मामले में भी आगे है, अमरूद के मामले में आगे है और ये गेहूं के मामले में आगे है। और तो और गवार गम जो यूएसए में जाती है वो भी हमारे इलाके में होती है। तो हर तरह की फसल यहाँ पे मौजूद है। कॉटन एक बड़ी मात्रा में, इंडिया के 2% हमारे यहाँ पे होती है। लेकिन क्या है, रॉ मटेरियल यहाँ से बहुत दूर जो गुजरात में कॉटन जाती है और वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो हमारे अगर यहाँ पे एक क्लस्टर बना दिया जाए जिसमें टैक्स फ्री हो और या सब्सिडाइज हो और बैंक के लोन बिना ब्याज के हों या कम ब्याज के हों,
अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक SEZ या सब्सिडाइज जो इंडस्ट्री लगाने के लिए बढ़ावा अगर दिया जाए तो हमारे यहाँ के लोग, शहर के जो व्यवसायी हैं, उनको भी अवसर मिलेगा और उसमें जो ग्रामीण इलाके के या शहर के बाहरी इलाके के जो युवा हैं उनको भी रोज़गार उस इंडस्ट्री में मिलेगा। और जो टैक्स के रूप में देखो आने वाले टाइम में सरकार को भी एक अच्छा राजस्व मिलेगा, उस पैसे से हमारे इलाके का विकास भी हो सकता है। तो हर तरीके से इलाके को आगे बढ़ाने के लिए ये पहला काम ये होना चाहिए। और नशा भी इससे रिलेटेड है, बेरोजगारी नहीं होगी तो नशा भी नहीं होगा। तो लेकिन हमारे यहाँ पे उद्योग मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, डिप्टी CM भी रहे, उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज तक हमारे जो भी कैंडिडेट आए पीछे, वो एक दूसरे मतलब एक आ गया तो उसने दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, दूसरा आ गया तो उसने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुद्दे आधारित चुनाव ना हो के, मुद्दों से भटका के सिर्फ एक ही मुद्दा इन्होंने बना रखा है, सीवर। 50 साल से सीवर को मुद्दा बना रखा है। ये जाते हैं और उसके ऊपर फोटो खिंचवा के कहते हैं ये देखिए। अब इनसे कोई पूछे भी, अगर 50 साल में आप खुद, किसी ने 30 साल राज किया, किसी ने 10 साल राज किया, अगर आप एक सीवर नहीं ठीक कर पाए, लोगों को इससे आगे की सोच नहीं दे पाए, विजन नहीं दे पाए, तो आप और टाइम मांगते हैं। अब लोगों को भी चाहिए, जो ये पुराने लोग हैं इनको हटा के नयों को आगे ला के, क्योंकि एक दवाई से अगर हमने लगातार उसको खा रहे हैं, उससे हमारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, तो हमें वो चेंज करनी होगी। तो बिल्कुल नए सिरे से जनता पहले बदलाव करे, इन लीडरों को हटाए, नए लोगों को आगे लाए, फिर जनता उम्मीद करे भी हाँ कुछ हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों की एक ही बात रहती है कि भाई साहब हम बदलाव चाहते हैं, किसी भी सूरत में बदलाव चाहिए, और कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर ही भरोसा करेगी हम उसके पास जाएंगे। जब हम आपके बारे में पूछते हैं कि मेहता परिवार भी चुनावी ताल ठोक रहा है, वो भी एक दमदार दावेदार के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं, हालांकि टिकट का भी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मजबूत दावेदार हैं। तो उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी छवि है और ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, निष्ठावान हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस पर ही भरोसा करेगी हम उसके साथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, क्योंकि लोग एक तो ये कह रहे हैं कि बदलाव उनको चाहिए, दूसरा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर मेहता परिवार के ऊपर भरोसा करती है तो हम उनके साथ हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक हमारे इलाके में जिस तरह से आपने पहले बात करी थी कि यहाँ पे पैसों से चुनाव लड़ा जाता है या जीता जाता है, तो एक धारणा को तोड़ना होगा, लोग ही तोड़ेंगे कि पैसे से चुनाव जीता जाता है। वो ऐसे, जब लोग इन लोगों के पैसे लगवा के भी इनको वोट नहीं देंगे, जब इन लोगों को सबक मिलेगा कि हाँ हमारा पैसा लग गया और हमें वोट नहीं मिले, हम चुनाव हारे, तो इन लोगों की ये धारणा टूटेगी और ये लोग आगे के लिए काम करके वोट लेना अच्छा समझेंगे, ना कि पैसे देके वोट लेने से। और लोगों के लिए भी ये अच्छा रहेगा, जब लोगों को काम के बदले जब लोग वोट देंगे तो उसमें लोगों को भी विकास मिलेगा। अगर हम एक क्राइटेरिया हम तय करते हैं कि हम उम्मीदवार से क्या चाहते हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ लोग ये कहते हैं हाँ ये बंदा तो शरीफ है, लेकिन इसके बस का नहीं है, शरीफ आदमी का और राजनीति का मेल नहीं है। फलाना आदमी वो गुंडागर्दी से जीत जाएगा, फलाना आदमी पैसे से जीत जाएगा। अगर हम खुद ये धारणा रखेंगे, क्राइटेरिया ही, जब हमने एक क्राइटेरिया ये रख लिया है कोई बदमाश है या पैसे वाला है वो चुनाव जीतेगा, वो धारणा ही गलत है। धारणा ही गलत है। जब शराफत एक क्राइटेरिया बन जाएगी तो सब चीज़ें अपने आप। इसलिए आप नारा दे रहे हैं कि एक वोट शराफत पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब शराफत एक धारणा बनेगी कि ये शरीफ है, इसी को वोट देना और यही जीतेगा, शरीफ आदमी यहाँ जीतेगा, तो हम बदलाव की आस कर सकते हैं, नहीं तो हमारा बदलाव होना बेईमानी है। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल है मेरा, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी दावा तो कर रही है कि भाई हम हरियाणा में वापसी करने वाले हैं, 10 साल के बाद सत्ता हमारी वापस लौटेगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर वापसी करेगी तो इसका आधार आप क्या मानते हैं? क्या लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस पार्टी का वो इसका आधार है, या इसके ऊपर और कुछ आपको लगता है ऐसा कि इस बार कांग्रेस पार्टी हर हालत में वापसी करने वाली है, वो भी दमदार तरीके से? देखिए, दोनों बातें हैं। लोकसभा में आपने देखा होगा 5 सीटें हमारी आई और 3 सीटें हम थोड़े मार्जिन से हारे। और अभी लोग ये कहते थे कि मोदी सरकार आ रही है, उसके बावजूद ये हालात रहे। तो इसकी एक वजह है, हरियाणा जो हमारा स्टेट है वो कृषि आधारित है और यहाँ किसान वर्ग ज़्यादा है,
और बीजेपी ने किसानों के साथ एक तरह से दुश्मनी निकालने का काम किया। खाद के लिए लाइनों में लगे हैं, डीजल जो है 40 रुपये से 95 रुपये पे पहुंचा दिया, फसलों के रेट नहीं है, किसानों को 700 किसानों को इन्होंने वहाँ दिल्ली में जो है मौत के घाट उतार दिया। तो उसके बाद भी एमएसपी का कोई नाम निशान नहीं है। तो किसानों की ये दुश्मन सरकार है। ठीक है, हिंदुस्तान में सरकार आई, लेकिन अभी तो उन्होंने ये कहा है ना कि 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं, मतलब कि 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदेंगे। गारंटी अभी भी नहीं दी है हालांकि, तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गारंटी हम देंगे जब सत्ता में आएंगे। ये गारंटी तो कांग्रेस पार्टी ही देगी, क्योंकि ये पिछले 10 साल से ये राग अलाप रहे हैं कि एमएसपी लागू कर देंगे। एमएसपी आप खुद बताएं, अब चुनाव का टाइम आ गया है, आज ये एमएसपी का नाम ले रहे हैं। पिछले चुनाव के टाइम भी इन्होंने ऐसे ही बोला था, तो वो कुछ नहीं हुआ। ये घोषणाएं जितनी करते हैं चुनाव के वक्त करते हैं, सब ये कहते हैं ना झूठ का पुलिंदा है, बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं करना, लोग भी अब समझ चुके हैं। अब ये चाहे सोने के मन के आगे खड़े हो जाएं तो भी लोग इनको वोट नहीं देने वाले। बिल्कुल उम्मीद करें कि कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी। बिल्कुल, सारे क्राइटेरिया अगर देखे जाएंगे हर तरीके से, तो हम बिल्कुल श्योर हैं इस बार ही हमें मौका मिलेगा और हम सेवा करके दिखाएंगे, लोगों को मायना बताएंगे भी हाँ सेवा कैसे होती है। बहुत धन्यवाद आपका राजन मेहता जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता राजन मेहता जी, और राजन मेहता जी को आपने सुना। राजन मेहता जी का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में लोग राज करने के लिए आते हैं, लेकिन राजनीति राज करने का विषय नहीं है। राजनीति में आकर अगर आप सेवा करेंगे तो वो ज़्यादा मायने रखता है। और अगर हमें मौका मिलता है, क्षेत्र की जनता मौका देती है, पार्टी अगर मौका देती है, तो हम ये आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सेवा, सुशासन और विकास बीजेपी सिर्फ नारा देती है, लेकिन इसके असली मायने क्या हैं वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।